हरियाणा की राजनीति में चल क्या रहा है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद सभी ये कह रहे हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो किस तरह से इधर उधर हो सकता है, इस पर अभी चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। अब एक बड़ी बात है कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि 2024 भी उन्हीं का ही वक्त है, उन्हीं के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात होने लगी है। हरियाणा में बीजेपी ने अब 85 पार का नारा दे दिया है। कल ये खबर सुर्खियों में बनी थी, लेकिन आज हम इस खबर पर चर्चा भी करेंगे और आपको मायने समझाएंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है और अभी क्यों कहा जा रहा है जब चुनावी नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। जाहिर तौर पर हौसले बुलंदियों पर हैं बीजेपी नेताओं के भी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के भी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने ही ये बड़ा बयान दिया। हरियाणा में कार्यकर्ताओं में जोश है, लोगों में उत्साह है। हरियाणा में बीजेपी 85 पार कर जाएगी। नायब सैनी को ऐसा लगता है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये भविष्यवाणी उन्होंने जो की है ये सटीक साबित होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त से पहले कही गई बात की चर्चा वर्तमान में होने लगी है। सुनवाते हैं नायब सिंह सैनी का बयान। 24 की हम बात और कर रहे हैं और जो आपका एक बयान वायरल हो रहा है काफी कि 80 पार हरियाणा में आप लोग जाते हुए नजर आएंगे। मैं लोगों का जो उत्साह देख रहा हूँ और कार्यकर्ताओं का जोश देख रहा हूँ। लोग मिलते हैं, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं उस आशीर्वाद, जो उनका प्यार मिल रहा है, मैं उस बिहाव के ऊपर कह रहा हूँ। मैं उनके चेहरों को देखता हूँ। जब चेहरों को देखता हूँ तो जब आकर के वो बोलते हैं कि ये 85 पार, जो 1985 के अंदर 85 सीटें एक तरफा गई थी, तो ये स्थिति अब हरियाणा के अंदर पैदा हो रही है। ये 85 पार जाएंगी, हरियाणा के अंदर सीटें जीत करके तीसरी बार बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये डबल इंजन की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, जो धरातल के ऊपर उतारे हैं, जो गरीब व्यक्ति की, जो दलित की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़े हुए। नासिर, अब जो राजनीतिक विरोधी हैं बीजेपी के, वो कटाक्ष भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि 85 क्यों, 90 की 90 ही कह देते। और 90 भी इसलिए क्योंकि अब बीजेपी एक नारा और बना सकती है कि हमारी जीत बाकी सबकी हार। 85 पार बहुत बड़ा आंकड़ा मानकर चले नायब सिंह सैनी, पिछली बार 75 पार का। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी थ्योरी है मैं आपसे समझना चाहूँगा। 2019 का वक्त याद मैं भी करता हूँ और आप भी कीजिए, दर्शक भी याद करेंगे जो हमें देख पा रहे हैं, हमारी चर्चा को सुन पा रहे हैं। नासिर, 2019 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे हरियाणा का भ्रमण कर रहे थे चुनाव से ठीक पहले, अब की बार 75 पार का इस तरह का नारा 2019 में दिया गया था। इसमें कोई शक की बात नहीं कि इससे थोड़ा माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने लगा था। एग्जिट पोल्स में, ज़्यादातर एग्जिट पोल की मैं बात करूँगा, 1-2 छोड़कर, उसमें अच्छा आंकड़ा बीजेपी को हरियाणा में दिया गया था। ये जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, इससे राजनीतिक तौर पर फायदा मिलता है और अभी से ये शुरू हो गया है। कमल, मिला था बीजेपी को उस वक्त फायदा। 75 पार का नारा दिया था और जब 75 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया तो उन्हीं दिनों में कांग्रेस अपने आपसी अंदरूनी कलह से बुरी तरह से जूझ रही थी। आपको याद होगा कि अशोक तंवर उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरी तरफ अशोक तंवर। तो वो जो गुटबाजी थी वो उस वक्त इतनी ज़्यादा खुलकर सामने आई कि फिर वहाँ सोनिया गांधी के आवास तक पर प्रदर्शन हुआ और आखिरकार अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कुमारी सैलजा को अध्यक्ष बनाया गया। और इसी दौरान फिर एक नारा गूंजा बीजेपी की तरफ से, अब की बार 75 पार। और उस नारे का इतना असर था कि कांग्रेस ने ये कोशिश की थी इस तरह की, कांग्रेस को उस वक्त अच्छी सीटें आई, कांग्रेस को जो सीटें मिली थी 30 के आसपास, तो उनको इतना खुद ही यकीन नहीं था। और मुझे याद है आज भी कि जब हमारी बात हुई थी उस वक्त कुमारी सैलजा से और भी नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि बाद में कि हमें जिस तरह से ये प्रभाव था उस वक्त, हमें खुद भी जिस तरह से लोग विकल्प की तलाश कर रहे थे, लोग चाह रहे थे, उस वक्त एक माहौल बना हुआ था, लेकिन बीजेपी ने प्रभाव डाला और कांग्रेस की तरफ से उस प्रभाव में आने की तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। कांग्रेस का ये था कि बस इससे ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। वो इस पर लग गए थे कि बीजेपी को 75 पार से जाने पर रोकना है। उनकी कोशिश ये कम नज़र आई थी कि हमें सरकार बनानी है। तो उस नारे का उस वक्त असर हुआ, हालांकि बीजेपी 40 पर सिमट गई। अब बीजेपी ने 85 पार का नारा दिया है।
85 पार का नारा, इस वक्त जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेता काफ़ी उत्साहित हैं और जिस तरह के नतीजे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आए हैं और जिस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन मध्य प्रदेश में 100 सीटों का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, तो उसके बाद यहाँ पर बीजेपी को भी मालूम है नारे दिए जाते हैं, नारों का प्रभाव होता है, लेकिन अब जो एक माहौल बना है पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा में भी उसकी हवाएं आ रही हैं और हैट्रिक का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में कर चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में और देश में कर चुके हैं कि अब देश के बाद फिर हरियाणा में हैट्रिक लगने वाली है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एक तरीके से जो आत्मविश्वास था वो इन राज्यों में हार के बाद कम हुआ है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के और नेता थे, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी इन राज्यों में मिली हुई थी, तो यहाँ पर इस प्रभाव में फिर से लाने की कोशिश होगी। अब कांग्रेस को अपनी ज़मीनी हकीकत भी तलाशनी है कि वो कहाँ पर खड़े हैं और किस तरह से अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं। बीजेपी का ये भी कहना है, नेताओं की तरफ से इस तरह की बात भी है कि हमने 85 पार का नारा दिया है और हम हैट्रिक की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 75 पार का पिछली बार नारा दिया था तो हम 40 पर सिमट गए थे, अब 85 पार का नारा दे तो 55 पर सिमट जाएंगे। लेकिन विरोधी तो ये भी कह सकते हैं कि माइनस जितना 40 था उसका -10 भी तो हो सकता है, 10 प्लस करें तो माइनस भी हो सकता है। वो कमल, वो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से वो माइनस हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति अगर देखी जाए, आज का हिसाब देखा जाए तो अब 3 राज्यों के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आ चुका है और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के संगठन को लेकर भी आप देखते हैं कि कांग्रेस के नेता आपस में संगठन को लेकर उलझ जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए ना, सिर्फ जेजेपी और आम आदमी पार्टी जो दावे ठोक रही हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब की बार तो हम पर दाव खेल सकती है हरियाणा की जनता, जेजेपी कह रही है कि हम और भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे भी। अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह देते हैं कि तो जमानत जब्त पार्टी है, दोनों पर एक तरह से तंज कसे जाते हैं। देखिए कमल, इस बात में कोई शक नहीं और इन चर्चाओं में काफ़ी जोर है कि गठबंधन हरियाणा के अंदर रहने के, कायम रहने के कम ही चांसेस हैं इन दोनों ही पार्टियों में। दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा, हमारा गठबंधन हम मिलकर और अच्छा एक बात और कहते हैं कि हमारा गठबंधन बरकरार रहेगा, बाकी आला कमान फैसला करेंगे, बीजेपी के दिल्ली से फैसला होगा। दूसरी तरफ हमारा गठबंधन सिर्फ सरकार के लिए था, हमारा गठबंधन चुनाव के लिए नहीं था। अगर गठबंधन को लेकर अनिल विज का जो बयान था, उन्होंने इशारों में आम आदमी पार्टी का तो नाम लिया लेकिन जेजेपी पर निशाना साधा, जमानत जब्त पार्टी उन्होंने कह दिया। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अब हरियाणा में बीजेपी को इस तरह से यकीन हो चुका है कि उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम पर सरकार बनाएंगे जैसे और राज्यों में उन्होंने बनाई है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी होते हुए आप अंदाजा लगाइए कि एक मुख्यमंत्री 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है। माहौल इस तरह का नजर आ रहा था कि नेक टू नेक फाइट थी, बहुत तगड़ी फाइट थी, बहुत इतना फर्क नहीं लग रहा था। जब वहां पर इस तरह से एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद, एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद वहां पर इस तरह का प्रदर्शन रहा, तो हरियाणा में तो वो चीज़ होती भी और नहीं भी होती। कभी नजर आता है कि है एंटी इनकम्बेंसी, कभी लगता है कि माहौल ठीक है बीजेपी के पक्ष में। तो इसलिए वो नारा और फिर गठबंधन को लेकर बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को आपने बार बार सुना, आप जब भी उनसे पूछते तो यही कहेंगे कि जी हमारा तो सिर्फ सरकार चलाने का गठबंधन था, सरकार चल जाएगी और उससे पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, उससे पहले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जेजेपी अपना दावा कर रही है 1-2 सीटों पर कि भाई लोकसभा जो हरियाणा की यूनिट है बीजेपी की और केंद्रीय नेतृत्व है, उनके इस मसले पर थोड़े से अलग अलग विचार हो सकते हैं गठबंधन के। देखिए हरियाणा में कमल, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा के जो बीजेपी के ज़्यादातर नेता हैं वो नहीं चाहते कि गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए। आपको भी मालूम है, ज़्यादातर नेताओं की बात करूँ, कुछ हो सकते हैं चाहते हों। चौधरी वीरेंद्र सिंह को आप लगातार देखते हैं, उनके बेटे सांसद विजय सिंह को देखते हैं, सांसद भी हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो बिल्कुल खुलकर बोलते हैं। कल भी उन्होंने बयान दिया कि जरूरत ही नहीं है इस गठबंधन की। और राजस्थान और वीरेंद्र सिंह तो ये भी कहते हैं कि ऑफ कैमरा अनऑफिशियली तो सभी बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, वो दावा करते हैं बिल्कुल। और वो बार बार ये भी कहते हैं और बीजेपी के और भी दूसरे नेताओं की तरफ से इस तरह खुलकर नहीं कहा गया, तो इशारों में कह दिया गया कि जरूरत नहीं अपने दम पर सरकार बनाने की, हम काबिलियत रखते हैं। और बीजेपी ने बनाई भी अपने दम पर सरकार, पिछली बार वो पीछे रह गए थे। तो इसमें कोई शक नहीं है। इस बात की ज्यादा चर्चाएं हैं कि ये देखिए दोनों पार्टियों का फैसला है, उनके नेता फैसला करेंगे, लेकिन इस बात में अब ज्यादा चर्चाएं कि ये गठबंधन की जो राह है वो बहुत मुश्किल है, शायद मुमकिन नहीं हो। कम शब्दों में एक आईएनएलडी को लेकर भी टिप्पणी कर दीजिए, कम शब्दों में, कि आईएनएलडी का क्या भविष्य लगता है 2024 को लेकर आपको? देखिए आईएनएलडी के अगर भविष्य की बात करी जाए कमल, तो अभय चौटाला लगातार अपनी यात्रा के जरिए अपनी पार्टी को मजबूत करते रहे। आईएनएलडी अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने पर अभय चौटाला तो ये कहते हैं कि मैं सत्ता के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सत्ता हासिल करूंगा। बात यहाँ पर यह है कि सबसे बड़ी बात है कि आपका संगठन कहाँ पर कितना मजबूत है।
आप अकेले किस तरह से लड़ पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन संगठन के ऊपर डिपेंड करता है। आईएनएलडी का जो एक बड़ा संगठन था वो जेजेपी में और आईएनएलडी में डिवाइड हो गया। उसके बाद एक लंबे वक्त तक सत्ता में न रहना भी एक पार्टी पर प्रभाव डालता है। अभी फिलहाल अभय चौटाला एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक हैं, वो अपने दम पर जितना वो कुछ कर पाते हैं। एकमात्र विधायक हैं और ओपी चौटाला है, वो एक बड़ा चेहरा है, दूसरा चेहरा अभय चौटाला, इसके अलावा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन एक चेहरे से काम चल जाता है कई बार, जैसे पीएम मोदी के चेहरे से बीजेपी का काम अलग अलग राज्यों में चल रहा है और देश में चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आईएनएलडी का जो भविष्य है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, हम इस पर किस तरह से कौन पार्टी क्या कर सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि अपने दम पर सरकार बना लेंगे या फिर इस तरह की स्थिति में आ जाएंगे कि हमारे बगैर सरकार नहीं बने हरियाणा के अंदर, तो ये अभी कहना लगता है कि जल्दबाजी होगी और इस स्थिति में फिलहाल आईएनएलडी नहीं है। तस्वीर धुंधली है और जो चश्मे की बात हम कर रहे हैं आईएनएलडी के, तो उस चश्मे से कैसे क्या दिखेगा तो वक्त बताएगा और जनता को ही ये सब कुछ तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर हुसैन कुरैशी, आपने जानकारी दी है और इस चर्चा में आप शामिल हुए।